हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें मेडिकल फील्ड में करियर तो बनाना है बट एमबीबीएस और बीएमएस की गवर्नमेंट सीट मिल नहीं रही है, बीएससी नर्सिंग उन्हें करना नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको करके आप मेडिकल फील्ड में एक सक्सेसफुल करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें हेल्थ केयर की या फिर मेडिकल केयर की तो ये सिर्फ अकेले डॉक्टर या नर्सेज का रोल नहीं है, ये पूरी एक हेल्थ केयर टीम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब किसी भी एक पर्सन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए पूरी एक हेल्थ केयर टीम की ज़रूरत होती है। उस टीम में डॉक्टर नर्सेज के अलावा भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं जो कि पैरामेडिक्स होते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल बेसिकली एक कोर्स है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करता है डॉक्टर नर्सेज को हेल्प करने में, ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, जो भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए, और डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट रेडी करने का जो काम होता है वो किसका होता है? पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। ठीक है, तो पैरामेडिकल एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की। तो पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पैरामेडिकल के इंट्रोडक्शन में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आई होप वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन उन पर्टिकुलर पैरामेडिकल कोर्स में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो जो कोर्सेज हैं वो सबसे पहले है आपका बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बीएमएलटी, बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी। सेकेंड है हमारा बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारा बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। फोर्थ है हमारा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, दैट इज़ बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। फिफ्थ है हमारा बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ है हमारा बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। सेवन्थ है हमारा बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। एट्थ है हमारा बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, फिर है हमारा बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये 9th है हमारा। 10th है हमारा बीएससी फॉरेंसिक साइंस। तो ये टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लिस्ट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं टॉप 10 वो मैंने बता दिया। अब वन बाय वन इन सारे पैरामेडिकल कोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बीएमएलटी का। तो एक चीज़ आप क्लियर समझो, मैं यहाँ पे जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ ये बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ, डिप्लोमा की नहीं। जो डिप्लोमा होता है नाम यही रहेगा, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी करोगे दैट इज़ डीएमएलटी, तो आपका सिर्फ 2 साल का कोर्स रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको डिग्री पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रही हूँ, बात आपके साथ कर रही हूँ। इन कोर्सेज में अगर आप बैचलर कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और आपके पास करियर स्कोप ज़्यादा होगा और सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो मैं आज की वीडियो में बैचलर दैट इज़ डिग्री पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रही हूँ। तो ये आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा और बैचलर पैरामेडिकल में कंफ्यूज मत होइएगा, हम बैचलर पैरामेडिकल कोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीएमएलटी की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन आपका जो होने वाला है बच्चों, वो कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 साल का होने वाला है। ठीक है, अब इसके वर्क फोकस की बात करें कि जो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं उनका क्या काम होता है, तो उनका जो काम होता है वो है लैब टेस्ट, ठीक है, डिजीज़ डायग्नोसिस। ओके, तो देखो अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर ने कोई लैब टेस्ट एडवाइस किया है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा के लाओ, या फिर कभी कभी स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें कराने के लिए आपको लैब में जाना होता है, दैट इज़ द पैथोलॉजी लैब। तो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो कौन है? दे आर द लैब टेक्नीशियंस। अब डिपेंड करता है कि वो डिप्लोमा भी हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक लैब टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, और बैचलर डिग्री वाले भी लैब टेक्नीशियंस हो सकते हैं। तो अगर आप बीएमएलटी कर लोगे तो आप एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क करोगे, मीन्स आपको इस बीएमएलटी 4 साल के कोर्स में
जो भी पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से उन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से ब्लड सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी टेस्ट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उन टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सारी बातें आपको BMLT 4 साल के कोर्स में बताई जाए। अब अगर आप BMLT 4 साल का कोर्स कर लेते हो तो आपके लिए इन फ्यूचर क्या करियर ऑप्शंस होंगे। तो BMLT कंप्लीट करने के बाद आप एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क कर सकते हो और आप पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और आप अपना खुद का लैब भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन ही लाइक आपको लैबोरेटरी की सारी चीज़ें आपने सीखी है, किस तरीके से ब्लड सैंपल डिटेक्ट करना है, किस तरीके से यूरिन टेस्ट कंडक्ट करना है, किस तरीके से स्टूल टेस्ट कंडक्ट करना है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक पर्सन नॉर्मली बीमार होता है या फिर आप मान लो कि अगर किसी को एक हफ्ते से ज़्यादा फीवर आ रहा है तो भी उसका ब्लड टेस्ट कराना है, तो भाई वो ब्लड टेस्ट कहाँ होगा? ऑफकोर्स लैब में होगा। और उस ब्लड टेस्ट को करेगा कौन? तो वो टेक्नीशियंस करते हैं, लैब टेक्नीशियन करते हैं। तो अगर आप BMLT कोर्स कर लेंगे तो टेस्टिंग के फील्ड में, लैबोरेटरी टेस्टिंग के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करें बच्चों, तो अगर आप प्राइवेट लैब ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, देखो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही एवरेज या कह लो लो होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ये एक्सपेक्ट करो कि जस्ट पढ़ाई कंप्लीट करते ही आपको 40-50 हज़ार मिलने लगे, तो ये थोड़ा सा यूजलेस एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो आपके अगर एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट करो तो आप अराउंड 10 to 15,000 के स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जिस तरीके से BSc नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, जो BSc नर्सिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है, उनके लिए जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज आती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से टाइम टू टाइम पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लैब है उसमें भी तो लैब टेक्नीशियंस की नीड है, तो वहाँ पे वो लैब टेक्नीशियन के लिए टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकालती है गवर्नमेंट। अगर आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और अगर एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आप इतना मान के चलो कि गवर्नमेंट जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हमेशा 30 to 40,000 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी सैलरी होगी अप टू या तो 40,000 या फिर 40,000 से ज़्यादा होगी। और गवर्नमेंट जॉब में ये भी होता है कि आपकी सैलरी अगर आपने मान लो 40,000 पे ज्वाइन किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 40,000 ही मिलेगा। जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने 40,000 पे मान लो आपने गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई है 40,000 की सैलरी का, तो जब 6 मंथ 1 ईयर 1.5 ईयर ऐसे ऐसे होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके सो स्टूडेंट, अब हम हमारे नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके वर्क फोकस की बात करें तो अगर आप BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर लोगे तो आपका जो काम है वो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक, दैट इज़ एक्सरे, MRI, CT स्कैन। तो ये जो टेस्ट होते हैं जैसे कि हो गया आपका एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, ठीक है, USG हो गया। आपने देखा होगा कि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है बच्चों? जिन्होंने MBBS किया है, देन उन्होंने अपनी PG दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी के फील्ड में किया। रेडियोलॉजी डॉक्टर्स के फील्ड में टॉप मोस्ट ब्रांच होता है। ठीक है, तो अब वो हमेशा लैब में बैठे नहीं रहते हैं, उन्होंने वो आए, पेशेंट को उन्होंने स्कैन किया, जो भी फाइंडिंग्स थी उसको उन्होंने फाइंड आउट किया, और अब वो टेक्नीशियन का काम है कि उस रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, अब उस रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करने का काम किसका है? BSc रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियंस की। ठीक है, तो अगर आप BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अपना 4 साल का कोर्स पूरा करोगे तो आपके पास जो करियर ऑप्शन होगा वो होगा आपका, आप मान के चलो जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे CT स्कैन, एक्सरे, USG, MRI ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको जॉब, उन सारे टेस्टिंग सेंटर्स पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी। अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं भी आती है 2-3 साल तक तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी आपके स्किल के बेसिस पे। और सैलरी की बात करें तो वही स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10 to 15,000 रहेगी। फिर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े मल्टी स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करो। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। हमारे थर्ड पैरामेडिकल कोर्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपने कई बार सुना होगा OT टेक्नीशियन के बारे में। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कंप्लीट करी होती है। तो अगर आपकी वर्क फोकस की बात करें तो आप अगर BOTT कोर्स करते हो 4 साल का पैरामेडिकल कोर्स, तो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से सर्जन को असिस्ट करना है ऑपरेशन के टाइम पे, साथ ही साथ
ऑपरेशन थिएटर के मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखो, सर्जन का जो काम होता है, सर्जन ऑपरेशन थिएटर में आते हैं, सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले जाते हैं। बट सर्जन के आने के पहले ओटी रेडी करना, पेशेंट रेडी करना, सारे जो भी सर्जरीज़ के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेराइल करना, रखना, ठीक है। और सर्जन के जाने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों जो ऑपरेशन के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं भाई। पेशेंट तो का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, उस टाइम पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया था, अब उसको दोबारा से कॉन्शियस स्टेट में लेकर के आना, ये सारी काम कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओटी टेक्नीशियन की। मतलब ऑपरेशन होने के पहले ऑपरेशन थिएटर का सारा मैनेजमेंट देखना, ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को दोबारा से वार्ड में शिफ्ट करवाना, पूरा ऑपरेशन थिएटर को दोबारा से स्टेराइल कराना ताकि अब दूसरा सर्जरी कंडक्ट हो पाए। ये सारा काम कौन मैनेज करता है? ओटी टेक्नीशियन। तो अगर आप ओटी टेक्नीशियन कोर्स करते हो, ठीक है, तो इसमें करियर ऑप्शन की बात करें तो करियर ऑप्शन आपके पास एज अ ओटी टेक्नीशियन किसी भी सर्जन के अंडर आप वर्क कर सकते हो, एज अ सर्जिकल असिस्टेंट आप काम कर सकते हो। तो आपको जो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्जरीज कंडक्ट होती हैं, यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स में आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगा और आपको 15 to 20,000 के अप्रॉक्स सैलरी भी मिल जाएगी, क्योंकि जो सर्जरीज़ का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो सर्जरीज़ में जितने स्टाफ, जितने मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी सैलरी यूजुअली ज़्यादा ही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सेम एज जिस तरीके से BMLT, ठीक है, BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है, उसी तरीके से BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है। बट पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, जो बच्चे पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट के साइड से वैकेंसी आने में टाइम लग रही है बच्चों, तो आप लोगों को पैरामेडिकल कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे टेक्नीशियंस की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ को लोग हायर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पैरामेडिकल टेक्नीशियंस को भी हायर करते हैं जॉब के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी भी पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना सिर्फ डॉक्टर और नर्स के बस की बात नहीं है, इस पूरी एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। और उस टीम में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस, 4th grade एम्प्लॉयज़, दैट इज़ वार्ड आया, वार्ड बॉय, सबकी डिमांड होती है। तो आप पैरामेडिकल कोर्स करके भी मेडिकल सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा अपना सक्सेसफुल करियर इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपना नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही बेस्ट कोर्स है। अगर आप मेरा ओपिनियन मानो पूरे पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन सा बेस्ट है, तो ये है बी ऑप्टोमेट्री। क्यों बेस्ट है और किन बच्चों के लिए बेस्ट है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री क्यों बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स है, ये डिस्कस करने के पहले हम जान लेते हैं कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है क्या। तो ये भी 4 साल का पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है। इसके वर्क फोकस की बात करें तो आई केयर, विजन करेक्शन एंड आई वियर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। करियर ऑप्शंस की बात करें बेटा तो आप एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, विज़न कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट BSc इन ऑप्टोमेट्री क्यों है। तो BSc इन ऑप्टोमेट्री उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। लेकिन MBBS BMS की गवर्नमेंट सीट मिलना इतना आसान नहीं है और प्राइवेट कॉलेज से MBBS BMS जैसा कोर्स करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा होता है। हालांकि BMS का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो एवरेज होता है, आप एजुकेशन लोन के थ्रू पे कर सकते हो, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के लिए वो पे करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, अपना क्लिनिक खोलना है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने MBBS BMS नहीं किया हुआ है, तो ऐसे बच्चे बी ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, दैट इज़ द बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो बच्चों आप इसको करने के बाद आप अपना खुद का आई केयर क्लिनिक खोल सकते हो। अगर मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो जस्ट आप एक बार ही सोचो, मैंने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या मैं हर बार अपना पावर चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास ही जाती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइल्ड ये लेंस को मतलब थोड़ा बहुत पावर का है इशू, तो वो मैं हमेशा ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाती हूँ, अपना पावर चेक कराती हूँ, उनके पास से अपना चश्मा रेडी कराती हूँ और ले लेती हूँ, दैट सिंपल। तो आप BSc इन ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप अपना खुद का आई केयर क्लिनिक ओपन कर सकते हो, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। आप उनका आराम से विज़न
जो भी उनका विज़न पावर है, ठीक है, वो चेक करोगे, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप उनका लेंस प्रिपेयर करोगे, उनके लिए स्पेक्टिकल्स प्रिपेयर करोगे और आप उनको दे दोगे। तो आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका अच्छा अर्निंग होगा। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है, किसी के अंडर जॉब नहीं करना, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना, आपको अपना खुद का क्लिनिक ओपन करना है, तो आप बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। और बात करें अगर बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करने के जस्ट बाद, तो भाई क्योंकि कोई भी क्लिनिक ओपन करने के लिए आपको थोड़े इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, क्योंकि डिवाइसेस चाहिए होंगे आपको, ठीक है, स्पेक्टिकल्स चाहिए होंगे, लेंसेज चाहिए होंगे, एक दो अपने अंडर वर्कर आपको रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के लिए आप कुछ टाइम के लिए, अगर आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो या फिर किसी आई सर्जन के अंडर काम करते हो, जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनके हॉस्पिटल्स में काम करते हो बेटा, तो आप वहाँ पे भी आपको अराउंड 15 to 20,000 सैलरी मिल जाएगी। तो कुछ दिन आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपने लिए थोड़े पैसे कलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद आप आराम से अपना क्लिनिक खोल करके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपके पास जितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे, जितना नंबर ऑफ़ पेशेंट होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आपको अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का जुनून है, पैशन है और पैरामेडिकल आप करना चाह रहे हो, तो आप पैरामेडिकल के थ्रू अपने इस सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कोर्स को पूरा करके, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अगर टेक्निकल फील्ड में बात करें तो ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका किडनी फेलियर है, ठीक है, अब उसे डायलिसिस की नीड है, उसका जो किडनी है वो फिल्टर का काम नहीं कर रहा है, बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट नहीं कर रहा है, अब हमें बाहर से फिल्ट्रेशन और प्योरीफिकेशन का काम कराना पड़ रहा है आर्टिफिशियली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अब आप, मतलब हम नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। तो भाई जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एडवाइस तो करते हैं, लेकिन डायलिसिस यूनिट में खुद जा करके हर एक पेशेंट का डायलिसिस करें ये पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पेशेंट देखने हैं। तो ऐसे में उन्हें डॉक्टर्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। इनका क्या काम होता है, प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट फॉर किडनी डायलिसिस। तो जो पेशेंट किडनी डायलिसिस करवाने आया है उसका डायलिसिस करना, और जो इक्विपमेंट्स डायलिसिस के लिए यूज़ हो रहे हैं उन इक्विपमेंट्स को मैनेज करना, ये क्या काम होता है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। अब इसके करियर ऑप्शन की बात करें तो आप ऑफकोर्स डायलिसिस यूनिट में काम कर रहे हो तो आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनोगे या फिर आप नेफ्रोलॉजी असिस्टेंट बन सकते हो। तो इसमें क्या है, देखो सपोज आपने बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहो तो कोई एक प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। उस प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट में आपको जॉब मिलेगी, जहाँ पे जब नेफ्रोलॉजिस्ट, उस हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट जब कोई पेशेंट को डायलिसिस के लिए एडवाइस करेंगे, वो पेशेंट डायलिसिस यूनिट में आएगा, उसका डायलिसिस करना और डायलिसिस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। उसके अलावा मान लो कोई बहुत ही बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है, उनका खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो भाई वो तो पेशेंट देखेंगे, लेकिन उनके हॉस्पिटल का जो डायलिसिस यूनिट है वो मैनेज करने के लिए बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की उन्हें नीड होगी। तो ऐसे में अगर आपको आपने बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है तो आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट असिस्टेंट वर्क कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होगी, मतलब अराउंड 30,000 35,000 या मतलब 20 या फिर कह लो 15 to 30,000 के बीच में आपकी सैलरी वैरी करेगी। क्योंकि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब अगर ज्वाइन करोगे तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओनर आपको कितना पे कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बी ऑप्टोमेट्री बेस्ट कोर्स इसलिए सिर्फ बोला है क्योंकि बी ऑप्टोमेट्री में क्या है कि आप कुछ दिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट क्लिनिक, आई केयर क्लिनिक ओपन कर सकते हो, उधर से आपको प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। बट ओवरऑल पैरामेडिकल में सभी कोर्सेज अच्छे हैं, आपको जॉब सारे कोर्सेज के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब अच्छा है, सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता भी रही हूँ, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा बेस्ट है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स है दैट इज़ द बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो बेटा बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी नाम से ही क्लियर है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जब भी कोई
हार्ट की सर्जरी करते हैं तो भाई अकेले तो सर्जरी करेंगे ना, कार्डियक सर्जरीज में यूज़ होने वाले सभी इक्विपमेंट्स को मैनेज करना, पेशेंट को मैनेज करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट की होती है। अगर वर्क फोकस की बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद आपका क्या काम होगा, तो ऑपरेटिंग अ हार्ट लंग मशीन्स ड्यूरिंग सर्जरीज। मान लो जब भी कोई कार्डियक सर्जन किसी की हार्ट सर्जरी कर रहा है या फिर लंग से रिलेटेड कोई सर्जरीज हो रही है, दैट इज़ द पल्मोनरी सर्जरीज अगर चल रही हैं, तो उस सर्जरीज के टाइम पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा होता है। तो उस इक्विपमेंट्स को मैनेज करने का काम कौन करेगा? टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, ताकि सर्जरीज के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। ठीक है बच्चों, कैरियर ऑप्शंस की बात करें अगर हम, तो परफ्यूजनिस्ट, ठीक है, कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स भाई आपने कार्डियोलॉजी में टेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो आप कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ही तो बनोगे ना, ठीक है। फिर हमारे 7th पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर में इस पैरामेडिकल कोर्स की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज को डिस्कस किया वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया में काम, जैसे कि लैब टेक्नीशियन सिर्फ लैब में काम करेगा, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन क्या करेगा? डायलिसिस यूनिट में काम करेगा। फिर उसके बाद कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा? जब भी कोई कार्डियक की सर्जरी होगी तो उस टाइम पे ओटी टेक्नीशियन ओटी को मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर की, तो ये टेक्नीशियंस की जो ड्यूटी होती है वो ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करते हैं, जहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है, और आपको पता होगा कि हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, हर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड ज़रूर होता है, और वहाँ पे एन नंबर ऑफ इमरजेंसी केसेस आते हैं, क्योंकि इमरजेंसी का कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही इमरजेंसी है। किसी भी टाइप की हेल्थ इमरजेंसीज आ सकती है। अब क्या मतलब, किसी का SpO2 लेवल डाउन हो सकता है, किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है, किसी को बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एलर्जीज हो सकती हैं। मतलब कोई भी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आएगी तो जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो उसको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम किसका होता है? बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजिस्ट का, ठीक है। मान लो सडन किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़ गई तो हमारे हॉस्पिटल में, हमारे हेल्थ केयर टीम में एक ऐसा टेक्नीशियन होना चाहिए स्किल्ड, जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाए। तो अगर आप बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लेते हो तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी, आपको जॉब भी ईजिली मिलेगी और आपको सैलरी भी, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियंस की जो सैलरी होती है वो अराउंड 15,000 प्लस ही होती है, ठीक है। क्योंकि आपका काम भी इतना ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ होता है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट एक्शन लेना है, तो भाई आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलना भी आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। और बेटा अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो टाइम टू टाइम टेक्नीशियंस के लिए गवर्नमेंट के साइड से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो जब भी आपके कोर्स के लिए वैकेंसी आएगी तो आप उसको अप्लाई करके, गवर्नमेंट जिस तरीके से बाकी सारे कोर्सेज़ की गवर्नमेंट जॉब का वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वैसे ही पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम वर्क फोकस की बात करें बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजिस्ट का, तो मैनेजिंग क्रिटिकल इमरजेंसी। वही मैंने बताया कि मान लो अगर कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी वार्ड में जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो जो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियंस होंगे उनका यही काम होगा कि वो तुरंत क्विक एक्शन ले, ताकि पेशेंट को हम दोबारा से स्टेबल कंडीशन में वापस ला पाएँ, ठीक है। करियर ऑप्शन की बात करें तो इमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, ट्रॉमा टेक्नीशियन के पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या फिर कह लो थेरेपी, ठीक है। तो बच्चों इसका ये काम होता है डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग हियरिंग एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं ना जिनको बोलने में या सुनने में तकलीफ होती है, तो जो डॉक्टर्स ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं उनके अंडर काम करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, अगर आपको उनके अंडर काम करना है तो उसके लिए आपको बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या थेरेपी का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद जिन पेशेंट्स को बोलने या सुनने में तकलीफ हो रही है, ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट में आप हेल्प करोगे। करियर ऑप्शन की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। एवरेज सैलरी वही आपकी 12 से 15,000 या 15 से 18,000, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो। देन हमारा 9th बहुत ही, आप जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल में, ये भी बहुत ही एक अच्छा कोर्स है पैरामेडिकल का, दैट इज़ द बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया नाम से ही क्लियर है, सर्जरी के पहले हम पेशेंट को बेहोश करते हैं ताकि
सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से पेशेंट को पेन का सेंसेशन ना हो, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही ये काम करते हैं। बट उनके अंडर उनको असिस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की। जिसने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 4 साल का कोर्स किया है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। तो अगर आपके वर्क फोकस की बात करें तो असिस्टिंग एनेस्थेटिस्ट ड्यूरिंग अ सर्जरीज एंड मैनेजिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। अब भाई डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया, बट एनेस्थीसिया के जो इक्विपमेंट्स है उसको मैनेज करने के लिए भी तो एक चाहिए ना, एक असिस्टेंट चाहिए। तो वो कौन कर पाएगा? जिसको उस डिवाइस के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो उस डिवाइस का प्रॉपर नॉलेज जानने के लिए आपको बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी करियर ऑप्शन की बात करें तो आप एज ए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब मैं जो कोर्स डिस्कस करने वाली हूँ इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊँगी, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में आपको पता तो ऑलमोस्ट होगा, सुपरफिशियल नॉलेज तो होगा ही होगा, और जो थोड़ी बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। ठीक है, कि कौन सा कोर्स आपके लिए कब कौन से सिचुएशन में बेस्ट रहेगा। तो आई होप आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में आपको पता चल गया है। अब मैं बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। तो ये कोर्स क्या होता है, इसमें करियर ऑप्शन क्या है, ये बताने के अलावा इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद जॉब कैसे मिलती है हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैरामेडिकल एडमिशन प्रोसेस आपको पता होगा, स्टेट लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी यूपी सीपेट, उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हुआ। तो इस तरीके से स्टेट टू स्टेट पैरामेडिकल के लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। नीट के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज में एडमिशन होता है। ठीक है, CUET के थ्रू भी एडमिशन होता है। लेकिन बीएससी फॉरेंसिक साइंस के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बीएससी फॉरेंसिक साइंस के कोर्स की बात करें, फोकस की बात करें, तो आपको इस कोर्स को करने के बाद आपको ये, या फिर कह लो कि कोर्स ड्यूरेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, फॉरेंसिक एनालिसिस टेक्निक, जो भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है। अब आपने CID देखा होगा, ठीक है, तो CID में जब भी कोई क्राइम होता था, ठीक है, कभी भी किसी का मर्डर होता था, तो ACP प्रद्युमन किसको बुलाते थे? फॉरेंसिक साइंस की एक टीम आती थी। ठीक है, तो वो जो टीम फिर वो बॉडी को लैब में ले जाया जाता था, फिर उसका काफ़ी दिन इन्वेस्टिगेशन चलता था, कैसे मर्डर हुआ, कब मर्डर हुआ था, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती थी। ठीक है, फिर रिपोर्ट ACP प्रद्युमन को हैंड ओवर की जाती थी। ठीक है, तो अगर आप CID देखोगे तो फॉरेंसिक साइंस वाले लैब के बारे में आपको पता होगा। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आप करोगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना है, फॉरेंसिक एनालिसिस में यूज़ होने वाले टेक्निक्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। करियर ऑप्शन की बात करें बच्चों तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हो, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस करने के बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हो, और क्राइम सीन एनालिटिक्स आप बन सकते हो। ठीक है, या एनालिस्ट आप बन सकते हो। अब इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो देखो, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस में अगर आपको करियर बनाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना। ठीक है, तो इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो उसके लिए आपको नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद टोटल 10 कैंपस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपके रैंक और एक स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन टॉप 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करोगे, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपको जो कॉलेज मिलेगा, अगर आप उस कॉलेज से बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करोगे तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो मिल रही है पढ़ने के लिए। उसके बाद आप अगर इन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलने का अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लैब में आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी अच्छी टॉप लेवल की प्राइवेट कंपनीज़ भी आती हैं जो आपको अच्छा पैकेज देती हैं, अच्छा सैलरी देती हैं और आपको जॉब देती हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस करोगे तो आपका फ्यूचर स्कोप और सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से अगर करोगे तो अभी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको जॉब लेने में थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब से नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करके अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस ज्वाइन करोगे तो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर आप बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट होगे तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। फॉरेंसिक
साइंस लैब में आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप लेवल की प्राइवेट कंपनीज आती हैं आपको जॉब देने के लिए, जो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी भी देती हैं। तो अगर बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस में आपको करियर बनाना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल आएगी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन एक अगर वैकेंसी आएगी और आप अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट हो तो आपको भी जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रहे हो तो और प्राइवेट कॉलेज के लिए एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल 47 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आप एफस्टेट दैट इज़ ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करती हो तो आपको इंडिया के 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो एफसेट एग्ज़ाम क्लियर करके, तो वो है आपका जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा, मॉडर्न यूनिवर्सिटी राजस्थान, संस्कृत यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, असम टाउन यूनिवर्सिटी असम, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर पीआर इंस्टीट्यूट बैंगलोर। तो ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये नेशनल फॉरेंसिक एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप एफसेट एग्ज़ाम के थ्रू इन कुछ लिस्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका ये ड्रॉबैक रहेगा कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस करोगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम दे करके जॉब के लिए, इंटरव्यू दे करके लिए जॉब ले सकते हो, ठीक है। और आपको प्राइवेट प्लेसमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट कंपनीज़ में आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी फॉरेंसिक साइंस करोगे तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीयूईटी के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस में आपका बीएससी फॉरेंसिक साइंस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और डीम्ड सभी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो आप सबसे पहले नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करो, ठीक है। अगर वो टेस्ट आपका नहीं क्वालिफाई हो पाता है तो आप एफसेट ट्राई करो, दैट इज़ द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। इसको करने के बाद जो मैंने आपको टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का ट्राई करना। अगर उसमें एडमिशन आपको नहीं मिलेगा तब आप सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू भी कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस की हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा अलग है, तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखोगे तो 40,000 to 60,000 के अराउंड इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस करोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग की फ़ीस होगी वो हमेशा 60,000 के अबव ही होगी, ठीक है। और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस करते हो तो जॉब के लिए आप कुछ एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जैसे कि फैक्ट और फैक्ट प्लस, एसएससी, यूपीएससी और डायरेक्ट इंटरव्यू इन फॉरेंसिक साइंस लैब। ये सारे कुछ एग्जाम्स हैं जिसको दे करके आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आपने किया है तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको दे के आप एक अच्छी जॉब अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो बच्चों। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके रिप्लाई का आंसर करूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बी फार्म या फिजियोथेरेपी में डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी मैंने जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में बताया है, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स के बारे में आपको बताया है, इनमें से आपने अपने लिए क्या चूज़ किया है, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक और भी बेटर करियर ऑप्शन है, जो कॉमन करियर ऑप्शन है इन सारे कोर्सेज़ के लिए, वो है टीचिंग। अगर आप बहुत अच्छे से अपना बैचलर कंप्लीट करते हो तो बैचलर कंप्लीट करने के बाद आप एज अ ट्यूटर पैरामेडिकल कॉलेजेस में, अगर आप फॉरेंसिक साइंस किए हो तो फॉरेंसिक साइंस के कॉलेज में आप इजीली टीचिंग करा सकते हो, जिसमें आपको सैलरी 20,000 प्लस मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो एक अच्छा सक्सेसफुल करियर इसको सारे फील्ड में अवेलेबल है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।